ट्रंप जब से आए हैं ना तो वो इंटरनेशनल लॉ की केयर कर रहे हैं। ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, ये धज्जियां उड़ाई हैं उन्होंने। अली खामनाई को निशाना बनाया गया है। किसी भी मुल्क का जो सदर होता है या उसका जो सरबराह होता है वो रेड लाइन समझी जाती है कि उन्होंने आते साथ ही वो रेड लाइन क्रॉस कर ली। यही वजह है कि उन्होंने क़यादत को निशाना बनाया। ईरान की मिसाइल कितने खतरनाक हैं। थ्रेटन फील कर रहे थे इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उनको होता था, तो उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम, अपना डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर इनके पास न्यूक्लियर बम होता तो ये सारा कुछ ना होता। कुछ ही घंटों में मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई और इसको क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कब तक चलेगी और किस तरह चलेगी और इसका क्या नतीजा हो सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तो उनकी एक सबसे एक चीज़ है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। जी जी। उन्होंने जो आके डिसीजन लिए हैं तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लास्ट टाइम जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो तब भी निगोशिएशंस हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान ही उन्होंने अटैक किया था, आपको याद होगा। इस बार जो अटैक किया ये इसराइल की तरफ से हुआ है, वो पहले भी हुआ था। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसको थोड़ा समझने के लिए आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले अपनी कुछ पॉलिसीज़ दी थी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पॉलिसी दी थी, फिर नेशनल डिफेंस पॉलिसी दी थी, और उसमें उन्होंने क्लियरली ये लिखा था कि मैं वैसा सदर नहीं बनूंगा कि जिस तरह से पहले सदर थे। क्योंकि पहले सदूर पर उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान भी उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया है, जाके ना ख़त्म होने वाली जंगें लड़ी हैं। इराक़ की उन्होंने बात की, अफ़गानिस्तान की बात की। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं तो फोकस करूँगा जो अमेरिकन हेमिस्फेयर है या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है उसके ऊपर फोकस करूँगा। ये जो ईरान की जंग है, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले उन्होंने अपने मुशीर से ये बात की थी, विटकॉफ से, कि क्या वजह है कि मैंने अपने बहरी बेड़े भी वहाँ पर पहुँचा दिए हैं और उसके बावजूद भी ईरान झुक नहीं रहा। उनका जो सोच थी वो ये थी कि इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, और प्रेशर बिल्ड करेंगे तो वो जो उनसे डिमांड की जा रही थी, 3 डिमांड थी ना उनकी। बेसिकली वो इजराइल की डिमांड्स थी जो कि अमेरिका के थ्रू या डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू पे की जा रही थी। पहली डिमांड उनकी ये थी कि न्यूक्लियर जो उनकी कैपेबिलिटी है वो 0 पे ले जाए। दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि जो उनकी मिसाइल की टेक्नोलॉजी है या मिसाइल कैपेबिलिटी है वो भी वो ख़त्म कर दें। और तीसरी डिमांड ये थी कि रिजीम चेंज भी हो जाए। अब ये ऐसा है कि किसी मुल्क को जो सॉवरन कंट्री होते हैं, देखिए हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं कि जिसमें स्टेट का कोई स्टेटस होता है। ठीक है, सॉवरेनिटी की आपने बात सुनी होगी। सॉवरेनिटी होती है कि कोई स्टेट किसी स्टेट के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंटरनेशनल लॉ है, दूसरे इदारे मौजूद हैं, लेकिन ट्रंप जब से आए हैं ना तो वो इंटरनेशनल लॉ की केयर कर रहे हैं, ना वो किसी इदारे, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या कोई हो, उसकी परवाह कर रहे हैं, ना ही नॉर्म्स की परवाह कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, ये धज्जियां उड़ाई हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई हैं। और दूसरी अहम बात जो है, उन्होंने आते साथ जो उनकी क़यादत को उन्होंने निशाना बनाया है, और ख़ास तौर पर जो अली खामनाई को निशाना बनाया गया है। अब देखिए, किसी भी मुल्क का जो सदर होता है या उसका जो सरबराह होता है वो रेड लाइन समझी जाती है। एक थ्रेशोल्ड होता है, एक रेड लाइन होती है। उन्होंने आते साथ ही वो रेड लाइन क्रॉस कर ली, और उन्होंने ये समझा कि मैं ये सारा कुछ कर दूंगा तो बस लोग हैं वो बाहर निकल आएंगे, और लोग जो है वो खुद आके उनका काम वो कर देंगे। बट दिस डिड नॉट हैपन, यू नो। एक चीज़ जो देखिए, जज्बाती बातें तो हम बड़ी कर सकते हैं। आप एक चीज़ को समझिए कि कोई कौम जो भी होती है वो उनके आपस में जो भी मामलात होते हैं, लेकिन जब उन पर बाहर से हमला होता है ना, तो एक चीज़ होती है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को जब नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर इस तरह का मामला होता है, और इस तरह से एक्सपेक्टेशन ख़त्म होती हैं, जिस तरह से रिजीम चेंज की जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। आयतुल्लाह खामनाई पे की जो शहादत हुई है, उस पे आपकी क्या थॉट्स हैं? क्या ये प्री प्लान था या एक जज्बाती फैसला था? क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके पास बहुत चांसेस थे, 2015 में भी चांसेस थे, और पहले भी बहुत दफ़ा इजराइल और अमेरिका अटैक कर चुका है ईरान पे, लेकिन इतने सडनली जो ये हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है?
इसके पीछे वो कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने जब वेनेजुएला में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, उनकी वाइफ को वहाँ से अगवा किया। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने उनको अगवा किया। अगेन उन्होंने सोवरेनिटी को वायलेट किया, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, तमाम नॉर्म्स को वायलेट किया। और इस तरह कौन करते हैं? ये तो डाकुओं का काम है ना। यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट जाके इस तरह से उनको धमकियां दे और फिर उनको उठा के अपनी जेल में ला के डाल दे, ये तो आप देखें ना। अब मैं अगर बिल्कुल हम अपने पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये वडेरे इस तरह से करते थे कि जी अपनी, तो हम इस तरह से ट्राइबलिज्म हमें नजर आ रहा है ना, कोई नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज, कुछ नहीं। तो वहां से उनको कॉन्फिडेंस मिला, वहां से उनको कोई वहां पर रेजिस्टेंस नहीं नजर आए। सो ही थॉट के ही कुड डू दिस। तो ये जो उन्होंने आके उनकी उनसे पहले जो शहादतें हुई हैं, जो लीडरशिप की शहादतें उन्होंने की हैं, तो उसके पीछे प्लान ये था कि हम ये सारा कुछ करेंगे और जब ये सारा कुछ होगा तो एज ए रिजल्ट लोग उठ खड़े होंगे, यू सी। तो ऑटोमेटिकली रिजीम चेंज हो जाएगा, लोग आके सारा कुछ कर देंगे। बट दैट अगेन इट डिड नॉट हैपन। क्या ईरान की फाउंडेशन खामनेई साहब ही थे या जो उनकी गवर्नमेंट में उनके लोग जो उनके नीचे थे वो इस चीज़ को अभी भी उस तरह ही लेके चल सकते हैं जिस तरह खामनेई साहब लेके चल रहे थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24 से 48 आवर्स में चेंज हो जाएगी कंडीशन। तो क्यों वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि जो खामनेई के अंडर थे वो उनकी कंडीशंस मानकर उनके अकॉर्डिंग चलेंगे? देखिए, जो ईरान का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, बहुत कम्प्लेक्स है और एक लंबे अरसे से ये चलता आ रहा है। खामेनेई साहब ने जो है इसको पिछले कोई 40 साल से वो इसको कंटिन्यू कर रहे थे और उन्होंने ऑब्वियसली वो इस चीज़ को उन्होंने पूरी की पूरी हायरार्की उनके पास मौजूद थी और उनको पता था कि एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि वो ये है कि 2003 में जब इराक में इन्वेजन हुई थी अमेरिका की तरफ से, तो इनको आइडिया हो गया था कि इनकी बारी भी आ सकती है। इजराइल की तरफ से इनको धमकियां मिलना, इनकी तरफ से इजराइल को धमकियां मिलना और हालात जिस तरह से डेवलप हो रहे, तो द थिंग्स वाज गोइंग टू हैपन। इनकी जंग तो होनी थी ना। अक्सर हम सोचते थे और बात करते थे जब भी कोई मामला होता तो कि आज जंग हो रही है, इनकी कल हो रही, तो तैयार तो वो थे। तो क़यादत से डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है। यही वजह है कि उन्होंने क़यादत को निशाना बनाया। ये एक टैक्टिक्स होता है कि आप डिकैपिटेशन करें तो उससे क्या होगा कि आप उनके जो पूरे सिस्टम को हिला के रख देंगे। लेकिन जब सिस्टम उनके इन प्लेस हैं और उन्होंने इस चीज़ को बजाय इसके कि उनको इससे नुकसान हो, उन्होंने उसको अपनी पावर और उसको आप कह लें कि उसको अपनी ताकत में कन्वर्ट कर दिया है। ना सिर्फ ना सिर्फ ईरान के अंदर, बल्कि आप देखिए कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इस चीज़ को नेगेटिवली क्या उन्होंने उसको पॉजिटिव सेंस में लिया कि उन्होंने अपनी शहादत दे दी। उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं, बंकर में नहीं गए और बल्कि उन्होंने जो है उसको शहादत देकर इस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो और जो उनके जो बाद के लोग हैं वो उसी चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। किसी भी कौम की एक साइकोलॉजी होती है, किसी भी कौम का एक नज़रिया होता है, आइडियालॉजी होती है। तो उनकी आइडियालॉजी यही है, वो शहादत पे बड़ा वो फ़ख्र करते हैं। तो उसको लेकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनको नुकसान तो हुआ है, लेकिन अगर ये हम कह लें कि जी उसके बाद वो मुतालबात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे या उनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि लीडरशिप नहीं आ सके, तो ऐसा नहीं है। ईरान की मिसाइल कितने ख़तरनाक हैं और उसकी न्यूक्लियर पावर से दुनिया को कितना सावधान रहना चाहिए, मतलब कितना वार्न रहना चाहिए इस बात से कि कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मतलब अगर इस तरह का उन्होंने स्टेप लिया है तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सके। जैसे लास्ट नाइट इज़राइल का बहुत बुरा हाल हुआ है, वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं। तो आपकी क्या इस पर थॉट्स हैं कि दुनिया को कितना वार्न रहना चाहिए? अब ईरान के इस चीज़ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा? देखिए, ईरान प्रिपरेशन तो कर रहा था जी। और जहाँ तक उसका मिसाइल सिस्टम है, उनको पता था कि उसमें बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई थी। उनके सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम डेवलप किया। अब लीबिया की मदद से, फिर कुछ शाम की मदद से, फिर उसके बाद रशिया की मदद से उन्होंने कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह करके दे डेवलप्ड इट। और वो उसको मकसद ही उनका ये था कि वो थ्रेटन फील कर रहे थे इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उनको होता था। तो उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम, अपना डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया, इसमें कोई शक नहीं। और फिर उन्होंने अंडरग्राउंड जो है अपनी सारी चीज़ें की। जहाँ तक रही बात न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर के लिए तो उन्होंने अपने एनपीटी भी साइन किया हुआ था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन की हुई थी और फिर आईईए भी वहाँ पर उनके इंस्पेक्टर भी जा रहे थे और वो निगोशिएशन के लिए भी तैयार थे। जो ओबामा के दौर में भी उनका मुआहदा हुआ था, उसको आगे ट्रम्प ने ख़त्म किया।
भाई वो तो ओपन थे, वो हम्म तो खुद उनके जो खामनाई थे वो कहते थे, वो खुद हक में ही नहीं थे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर के पावर हक में ही के नहीं थे कि इस तरह की कि एटम बम बनाए जाएं या इस हम्म तरह से किया जाए, तो वो उसके खिलाफ थे। हम्म तो इट वाज नॉट द प्रॉब्लम। या हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इनके पास न्यूक्लियर बम होता तो ये सारा कुछ ना होता। अब देखिए ना, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बम बना जी लिया, उस पर उनकी जरूरत नहीं हुई कि किसी को उसको करे। कजाफी ने अगर ये डेवलप कर लिया था, उन्होंने जब उसको हैंड ओवर कर दिया, फिर कजाफी के साथ क्या हुआ? सो दैट ये बहुत बड़ी आपको डेटरेंस देता है। न्यूक्लियर जी बम होना अगर इनके पास होता तो शायद ये सारी चीज़ें उनके ना साथ ना आ रही होती थी। होती और जहाँ तक उनके डिफेंस की बात है, तो हम्म उनका आपने देखा है कि जब उन्होंने साइप्रस से लेकर हम्म जिद्दा तक, और फिर देख लीजिए कि पूरी गल्फ कंट्रीज में जहाँ जहाँ हम्म भी अमेरिकन बेसेस हैं, हम्म उन्होंने वहाँ पर अटैक किया जी है, और इसराइल पर भी अटैक किया है। और ख़ास तौर पे कतर पे जो खबर आई थी कि उनका जो रिडार सिस्टम था, जो बहुत एक्सपेंसिव रिडार सिस्टम था, उसको भी उन्होंने निशाना बनाया। ठीक है।